चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। और आज हम लोग 177 नंबर सेट का डिस्कशन देखने वाले हैं। चलिए मेरी आवाज जा रही होगी, आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट करके। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझिएगा, और सभी लोग आंसर भी करिए इस क्वेश्चन का फटाफट करके। क्वेश्चन हमारा कहता है कि विराम की अवस्था से एक लड़का जो है वो विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण से चलता है। समान त्वरण से चलता है, लेकिन त्वरण कितना है तो 20 सेकंड तक दौड़ता है। टाइम दे रखा है, समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़ता है और उसका अंतिम वेग 20 सेकंड के बाद कितना हो जाता है तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब उस लड़के का क्या पूछा, तो आपसे त्वरण पूछा है। फाइनली आपसे त्वरण पूछा है तो त्वरण का फॉर्मूला यूज करिए। और त्वरण का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन कहने का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको भी से दिखाएंगे, इसको यू से, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और जो टाइम उस दौरान में लगा वो dt टाइम हमारा है। बताइए मेरे भाई अंतिम वेग कितना हो गया, तो कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड हो गया। प्रारंभिक वेग इसका कितना था, चूंकि वो रुक रेस्ट में था, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो प्रारंभिक वेग को यूज दिखाते हैं, इसकी वैल्यू 0 है चूंकि विराम की अवस्था में है। और अंतिम वेग को 20 दिखाएंगे, और ये कितना मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, इतना मीटर पर सेकंड, यानी इस चाल से इस चाल में पहुंचने में उसको कितना सेकंड लगा है, तो 20 सेकंड लगा है। ये टाइम दे रखा है 20 सेकंड, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तो 0 हो गया, हम 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 मीटर पर क्या हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर। और आप कहेंगे उस लड़के में जो त्वरण होगा वो 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक समान त्वरण होगा। ये त्वरण वो त्वरण होगा जो कि एक समान त्वरण को दिखाएगा, चूंकि एक समान त्वरण की बात कर रहा है क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगर क्या कहता है कि वृत्तीय गति की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है मेरे भाई सर्कुलर मोशन की अगर बात करता है, जब कभी भी आपसे सर्कुलर मोशन की बात करता है, सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है वृत्तीय गति, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो आपको हमेशा के लिए एक बात याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो मेरे भाई इसके लिए कंडीशंस वगैरह याद रखना। अगर वृत्तीय गति करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी चाल, या इसी को गति कह दीजिए, या फिर इसी तरीके से आप इसके गति जोड़ जाए, इसको काइनेटिक एनर्जी कह दीजिए, ये सब कांस्टेंट होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे बोलता है वेग की बात करता है, तो वेग मेरे भाई क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेग का मान यहां पर बदल जाता है। ये कांस्टेंट बना रहता है। चाल को ही गति कहते हैं, गति को ही चाल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई परिवर्तन अगर आता है तो हम कहेंगे अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन अगर कर रहा होता है, तो अगर वस्तु सर्कुलर मोशन कर रहा होता, अगर ऐसे घूम रहा होता सर्कुलर पाथ पर, और आपको ध्यान रखना वैसी परिस्थिति में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये वेग बदलता रहता है, क्योंकि मेरे भाई हर एक पॉइंट पर दिशा बदलती है, इसलिए वेग बदल जाता है, क्योंकि वेग हमारा एक सदिश राशि, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सर्कुलर मोशन में एक कहानी तो यह है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु पर सर्कुलर मोशन अगर कोई वस्तु करता है तो वस्तु के द्वारा किसी भी बिंदु पर किया गया कार्य 0 होगा। अगर वस्तु के द्वारा अगर देखेंगे तो वस्तु के द्वारा किसी भी बिंदु की अगर बात कर लेते हैं, वस्तु के द्वारा किसी भी बिंदु पर क्या होगा, कहेंगे वस्तु के द्वारा किसी भी बिंदु पर किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, कहेंगे वस्तु के द्वारा किसी भी बिंदु पर किया गया कार्य हमेशा कितना होगा, कहेंगे किया गया कार्य, आपको ध्यान रखना है कि किया गया कार्य 0 होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है जब भी सर्कुलर मोशन की बात आता है। वैसे तो सर्कुलर मोशन हमारा कैसा होता है, एक समान वृत्तीय गति भी होता है और असमान वृत्तीय गति भी होता है, वो भी हमारा एक कंडीशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से आप आंसर क्या करिएगा, आपके आंसर्स क्या आने चाहिए, तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे गति की दिशा निश्चित रहती है। जाहिर सी बात है गति की दिशा निश्चित रहेगी, गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति क्या है तो चाल है, गति क्या है तो चाल है, गति क्या है तो चाल है। यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से गति क्या है तो चाल है, आपके सर चाल की दिशा नियत रहेगी, निश्चित रहेगी, इसका मतलब ये सही है। गति की दिशा विपरीत बदलते रहेगी, गति हमेशा स्पीड को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। गति कभी भी मेरे भाई स्पीड को बताता है, गति किसको बताता है, स्पीड को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हमने दिशा को निश्चित कह दिया तो मेरे भाई यहां पर बदलेगा, ये तो गलत है। और त्वरण कभी 0 नहीं होगा, त्वरण तो हमारा होता है। और कौन सा त्वरण होगा, अगर एक समान वृत्तीय गति करेगा तो आपको ध्यान रखना रेडियल एक्सेलरेशन होता है, जिसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, जो कि v² होता है। और अगर एक समान वृत्तीय गति करेगा तो उसमें केवल और केवल एक ही त्वरण होता है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको
इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करता है और अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और समान वृत्तीय गति करता है, तब दो दो त्वरण उसमें आते हैं। एक तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, एक स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा और एक आपका अभिकेंद्रीय त्वरण आता है। इस बात को हमेशा के लिए आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ए करेंगे, राइट। गति के हिसाब से आंसर करेंगे तो ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कहता है। जब किसी वस्तु में गति त्वरित होती है तो क्या होगा? अगर वस्तु की गति त्वरित होती है, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी वस्तु की गति त्वरित होती है, त्वरित का मतलब क्या होता है? अगर त्वरित की बात कर रहा है, इसका मतलब है आपको ये लाइन मेरे भाई पूरी तरीके से समझना है। अगर कोई वस्तु त्वरित गति की बात करता है, अगर वस्तु कैसी हो रही है तो कहेंगे वस्तु हमारा यहां पर त्वरित हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर वस्तु त्वरित हो रही है तो आपको ध्यान रखना है त्वरित के लिए वेग का मान बढ़ेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये त्वरित गति की बात कर रहा है, वस्तु त्वरित गति में है तो क्या होगा? हमेशा कोई बल कार्य करेगा, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगी, हमेशा पृथ्वी की ओर गिरेगी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, वेग में तो परिवर्तन होगा, लेकिन त्वरित का मतलब वेग में परिवर्तन भी होता है और वेग में हमारा क्या होता है कि डिक्रीमेंट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मंदित गति आप पढ़ते होंगे जिसको त्वरित गति के जस्ट उल्टा हम लोग समझते हैं। वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरित गति होता है, वेग अगर घटेगा तो मंदित गति होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। यहीं पर अगर हम वेग को घटा देंगे तो इसको हम लोग मंदित गति कहते हैं। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इसको मंदित गति कहा जाता है, जबकि ये कैसी गति तो यहां पर त्वरित गति कहते हैं। लेकिन इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। जब कभी भी आपसे त्वरित की बात करेगा, जब कभी भी आपसे त्वरित गति की बात करेगा, इसका दो मीनिंग आपको लेकर के चलना है। जब कभी भी क्वेश्चन में अगर त्वरित गति की बात करेगा, इसका दो मीनिंग लेकर के चलना है। और त्वरित गति का मीनिंग आपको यह समझना है, इसमें वेग बढ़ भी सकता है और इसमें वेग घट भी सकता है। इसमें वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। अगर वेग घटेगा तो इसको मंदित गति कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो रिटार्डेशन को बताता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है। लेकिन त्वरित गति का मतलब यह होगा कि वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। यहां बोला कि हमेशा वृद्धि होगी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कोई वस्तु त्वरित गति में है तो आपको समझ लेना है मेरे भाई, अगर कोई वस्तु त्वरित गति में, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए उसमें कोई ना कोई बल काम करेगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, चूंकि F समानुपाती A का होता है। और वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरेगी। हमेशा अगर पृथ्वी की ओर गिरेगी तो उसके अंदर जो त्वरण होगा वो गुणित त्वरण के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, वो कांस्टेंट होगा। तो मेरे भाई आप ये बताइए, यहां पर कह रहा है कि त्वरित गति की बात कर रहा है, यहां कांस्टेंट है। त्वरित गति का मतलब होता है कि त्वरण का मान बढ़ना, त्वरण का मान घटना। इस बात को आप समझिए। त्वरित गति की अगर बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, त्वरित गति का मतलब ये होता है त्वरण का मान बढ़ना या त्वरण का मान घटने की बात करेंगे हम। तो जब त्वरण का मान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, त्वरण का मान घटेगा तो वेग घटेगा। ये दोनों मीनिंग होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसका दोनों मीनिंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर त्वरण घट रहा है तो यह भी त्वरित गति होगा, लेकिन इसको नेगेटिव त्वरण कहते हैं और इसी को मंदन कहा जाता है। यह हमेशा लिख दिया, यह गलत हो जाएगा, तो यह भी हमारा नहीं होगा। यहां तो कांस्टेंट की बात कर रहा है तो यह तो होबे नहीं करेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर उस पर कोई अप्लाइड फोर्स आप लगाते रहेंगे तो वह त्वरित गति में रहेगा, उसका वेग बढ़ता ही रहेगा। आगे चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व की बात करता है तो आपको कभी भी अगर आपेक्षिक घनत्व की अगर बात करेगा तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि मेरे भाई जब कभी भी आपेक्षिक घनत्व की आपके बात आपको करता है तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है ऊपर में वस्तु का घनत्व रखेंगे, ऊपर में वस्तु का घनत्व रखेंगे और नीचे में किसका घनत्व, हमेशा की तरह इसमें नीचे में पानी का घनत्व रखते हैं। अगर किसी का भी आप निकालते हैं क्या आपेक्षिक घनत्व, नीचे में हमेशा पानी का घनत्व आप रखेंगे, ऊपर में उस वस्तु का घनत्व और ये उसका आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। अब आप देखिए मेरे भाई, इसके यूनिट की अगर बात करेंगे तो वस्तु का घनत्व, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, यूनिट क्या होगा, तो घनत्व का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो ऊपर में अगर घनत्व है तो यूनिट ये होगा, नीचे में भी घनत्व है, यूनिट हमारा केजी पर मीटर क्यूब होगा। और केजी पर मीटर क्यूब ऊपर नीचे बराबर है तो ये कट जाएगा, और जब कटेगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और मेरे भाई किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है तो आप सीधा कहेंगे सर इसका कोई यूनिट नहीं। आप एक लाइन में, कहानी सिंपल है, तो आप यहां कहेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहता कि बताइए पानी का आपेक्षिक यूनिट, पानी का सापेक्षिक, पानी का जो है हमारा यहां पर अगर पूछ लेगा पानी का सापेक्षिक घनत्व तो कितना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग को बताना। सापेक्षिक घनत्व को हम लोग एस से दिखाते हैं, याद रखिएगा। जो सापेक्षिक घनत्व हम सभी लोगों से आंसर चाहेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करके बताइएगा कि सापेक्षिक घनत्व जो हमारा होगा वो पानी के लिए कितना होगा। सापेक्षिक घनत्व मेरे भाई मरकरी के लिए कितना होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत करके बताते हैं।
ये आपका क्वेश्चन मार्क है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बताइए सापेक्षिक घनत्व पानी का कितना होगा, सापेक्षिक घनत्व मरकरी का कितना होगा। जल्दी से हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं, सबका आंसर गलत आ रहा है, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा। सापेक्षिक घनत्व ये घनत्व नहीं है, ये सापेक्षिक घनत्व है। आपको हमने क्या पूछा, एस का मान पूछा है, ये अघनत्व नहीं है, सापेक्षिक घनत्व है। बताइए जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे सर सापेक्षिक घनत्व निकालने, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिस वस्तु का घनत्व आप निकाल रहे हैं तो ऊपर में तो पानी है, क्योंकि पानी का सापेक्षिक घनत्व उस वस्तु को पानी कहेंगे, और नीचे में किसी भी सूरत में आपको 1000 ही लेना है। और पानी का घनत्व कितना जानते हैं तो कहेंगे 1000 होता है, और नीचे में 1000 होगा, और ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पानी का सापेक्षिक घनत्व हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे। अगर मरकरी की बात करेंगे तो कहेंगे मरकरी के घनत्व हम लोग ऊपर में लेंगे, मरकरी का जो घनत्व है उसको हम लोग कहां लेंगे तो ऊपर में लेंगे, और नीचे में किसी भी सूरत में पानी का लेंगे तो पानी का घनत्व 1000 होता है, लिख दीजिए डायरेक्ट। और मरकरी का घनत्व कितना होता है तो याद रखना 13600 होता है, और 1000 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितने 200 कट जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 1.6 हो जाएगा। मेरे भाई आपको पता चल गया होगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आप सही से पढ़ के नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पानी का सापेक्षिक घनत्व कितना हुआ तो 1 होगा। अगर मरकरी का सापेक्षिक घनत्व बोलेगा तो कहेंगे 13.6 होगा। भूलना नहीं है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। हवा में तीर नहीं चलाना, फॉर्मूला के साथ उसको इस्तेमाल करना है। नीचे में पानी का घनत्व होता है, नीचे में पानी घनत्व के लिए हमेशा 1000 ही पुट करेंगे। वस्तु का घनत्व अलग अलग हो सकता है, और जिसका सापेक्षिक घनत्व अपेक्षिक घनत्व निकालेंगे तो उसी का वस्तु का घनत्व ऊपर में लिखेंगे। नीचे में तो ऑलरेडी 1000 होगा, 1000 1000 1000, इसमें तो सब में 1000 होगा। आगे चलते हैं। लेकिन ये द्रव के केस में होगा, ठोस के केस में होगा, लेकिन गैस के केस में मेरे भाई नीचे में हम लोग क्या लेते हैं तो नीचे में हम लोग किसका लेते हैं तो एयर का लेते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वस्तु का भार आपसे पूछा गया, बताइए किस पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का भार मेरे भाई किस पर निर्भर करता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके बताना है। जल्दी से एक बार बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे फास्ट। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, नहीं तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे फिर बीच में ही। आप सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे और सेशन को शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो अच्छे कंटेंट का हमेशा सराहना होनी चाहिए, मजाक है क्या। एक बार जल्दी से मेरे भाई सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कहता है कि वस्तु का भार, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि वस्तु का किसी भी दुनिया में जो भी वस्तु है, चाहे छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वस्तु का भार अगर कह दिया तो आप सीधा कहेंगे सर भार बराबर m गुना g होगा। और यही वस्तु का भार किसके बराबर होता है तो कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है तो कहेंगे उसके भार के बराबर लगता है, और उस वस्तु का भार कितना तो mg होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर पृथ्वी लगाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि आपको यह पूछ रहा है कि वस्तु का जो भार है वो मेनली किस पर निर्भर कर रहा है। एक बार जल्दी से मेरे भाई आप सभी लोग बताएंगे किस पर निर्भर कर रहा है। तो आप कहेंगे सर भार बराबर mg होगा। भार बराबर क्या होगा तो कहेंगे यहां पर m गुना g होगा, भार बराबर mg हुआ। एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपन में आयतन। और अगर आप यहां से द्रव्यमान को कैलकुलेट करोगे, द्रव्यमान हमारा क्या होगा तो कहेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी टू वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान अगर निकालते हैं किसी का भी तो डेंसिटी गुना में वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि इसमें घनत्व वगैरह का चर्चा किया इसलिए इस द्रव्यमान को हम घनत्व के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या इस m के जगह पर रो गुना v लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा m के जगह पर क्या लिखेंगे तो m के जगह पर हम डेंसिटी लिखेंगे, m के जगह पर हम वॉल्यूम v को लिखेंगे, वॉल्यूम v को लिखेंगे, और g तो हमारा है ही। इसका मतलब ये भार जो है या हमारा भार या किसी भी वस्तु का भार, ये 3 पैरामीटर पर निर्भर करेगा। एक तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे कि इसका जो वैल्यू है ये तीनों बातों पर निर्भर करेगा। g का मान आप देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे और घनत्व देखेंगे। तो भार इन तीनों पैरामीटर पर निर्भर करेगा। तो हम कहेंगे वॉल्यूम पे तो करेगा ही करेगा, डेंसिटी पे भी करेगा, और जो त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण उस पर भी करेगा। तो इन तीनों पैरामीटर पर करेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और आप डी ऑप्शन को यूज करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डेंसिटी से मास डिराइव्ड कर सकते हैं पर डायरेक्ट डिपेंड्स नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस में दे रखा है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे कोई ठोस वस्तु उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा भारी होता है, नीचे डूब जाता है। उस हिसाब से आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको ऐसे लेकर के चलना है। आगे चलते हैं, इसलिए आंसर डी के साथ आप जाइएगा, गलती से भी गलती नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आगे चलते हैं।
अनुप्रस्थ रंग मेरे भाई कहां उत्पन्न हो सकती है, ये पूछ रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अनुप्रस्थ रंग की हम बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ रंग हमारा कहां उत्पन्न हो सकती है। मेरे भाई एक बात बताइए, अनुप्रस्थ रंग कहां उत्पन्न होने की बात कर रहा है। आपको यह नहीं कह रहा कि अनुप्रस्थ रंग कहां गमन कर सकती है। गमन तो सभी माध्यम में करेगी, माध्यम नहीं भी रहेगा तब भी गमन करेगी अनुप्रस्थ रंग, जिसको प्रकाश तरंग कहते हैं। तो दो तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, दोनों तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर अनुप्रस्थ रंग की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ रंग को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या अनुप्रस्थ रंग को ही प्रकाश तरंग कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है, इसी को प्रकाश तरंग कहते हैं। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा, एक क्वेश्चन तो आपसे यह बनता है कि अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करते हैं तो यह गमन कहां करता है, इसको गमन करने के लिए क्या माध्यम चाहिए। मेरे भाई ये गमन कहीं भी करेगा, हवा में चलेगा, प्रकाश चलेगा, किसी ठोस में चलेगा, हवा में चलेगा, हवा नहीं रहेगा तब भी चलेगा, सब जगह चलेगा। इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको गमन करने के लिए किसी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना। नहीं होती है तो नहीं होती है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम का रिक्वायरमेंट नहीं है। माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। माध्यम का मतलब है ठोस, माध्यम का मतलब है द्रव, माध्यम का मतलब होता है गैस। या फिर मेरे भाई ये निर्वात में भी चलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और निर्वात में सबसे अधिक तो प्रकाश की गति होती है, आप जानते ही होंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न कहां होती है, तो इसके उत्पन्न होने की बात कह रहा है। यह उत्पन्न कहां पे होती है ये पूछा है, उत्पन्न कहां होगी ये पूछता है। तो ये उत्पन्न कहां होगी, तो मेरे भाई इस बात को समझ लीजिएगा, किसी ठोस माध्यम में उत्पन्न होती है। कहां पे होगी तो आपको ध्यान रखना, ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी, ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी और ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी, इस बात को ध्यान रखना। और ये आपको ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होगी, द्रव के सतह पर दिखेगी, द्रव के सतह पर दिखेगी, द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न होगी। आपको ध्यान रखना ये कहां उत्पन्न होगी मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी। ये किस में उत्पन्न होगी, तो कहेंगे ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ये ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी, इस बात को ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अनुप्रस्थ तरंग की हम बात कर रहे हैं, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। अनुप्रस्थ तरंग की हम बात कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहां उत्पन्न होगी, तो ये ठोस माध्यम में उत्पन्न होगी, इस बात को ध्यान रखना। और केवल लिख लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। ठोस माध्यम में कह रहा है, माध्यम में कह रहा है उत्पन्न होने की बात करेगा तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी। लेकिन गैस में उत्पन्न नहीं होगी, द्रव में उत्पन्न नहीं होगी, द्रव में नहीं उत्पन्न होगी, द्रव के सतह पर उत्पन्न होगी, द्रव में नहीं होगी, गैस में नहीं होगी, ठोस में होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। यहां उत्पन्न होने की बात कर रहा है, मामला कुछ और है, क्वेश्चन में मामला कुछ और है मेरे भाई। यहां गमन करने की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में करा उत्पन्न करने की बात करेगा तो आप सीधा कहोगे सर केवल और केवल ठोस मारेंगे और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा कि मक्खियां जो है ये किस रोग का प्रसार में सहायक होती है। मक्खियां किस रोग के प्रसार में सहायक होती है, यानी कि वाहक होती है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, अगर कोई बैक्टीरिया जो है किसी खाना वगैरह पे है और वो अगर मक्खी उस बैक्टीरिया उस खाना पे बैठी और वहां से आप खाना खा रहे हैं, वो मक्खी उड़ करके आपके खाना में आकर के बैठ गए और आप खाना खाएंगे, तो बताइए आपको भी बीमारी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वही बैक्टीरिया उसके पैर में चिपक करके यहां आ गया और वही खाना आप खा रहे हैं। इसका मतलब है मेरे भाई, यहां पर कहने का मतलब यह है कि मक्खी के द्वारा, मक्खी के एक वेक्टर के रूप में मक्खी हमारा यहां पर किसके रूप में, वाहक के रूप में काम करता है। किस बीमारी के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, फैलेरिया तो आंसर हमारा नहीं होगा। फैलेरिया हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई फैलेरिया के बारे में हम जानते हैं तो ये मच्छर से होता है, और ये जिस मच्छर से होता है उस मच्छर का नाम आपको पता होना चाहिए। ये मक्खी से नहीं होता, ये मच्छर से होता है, और उस मच्छर का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर, इसको बोलते हैं क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर मेरे भाई। और दूसरी बात ये किससे होता, तो कहेंगे प्रोटोजोआ से होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, प्रोटोजोआ से भी होता है। और किस प्रोटोजोआ से होता है, तो मेरे भाई याद रखना, उचेरिया बोनक्राफ्टी की बात आपने सुना होगा मेरे भाई। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो उचेरिया बोनक्राफ्टी की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उचेरिया बोनक्राफ्टी की हम बात कर रहे हैं,
वुचेरिया बोनक्राफ्टी की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। वुचेरिया बोनक्राफ्टी की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वुचेरिया बोनक्राफ्टी प्रोटोजोआ से होता है, फैलेडिया, और या फैलेडिया जिस मच्छर से होता है वो हमारा क्यूलेक्स स्पेसिस मच्छर है। लेकिन आपसे मेरे भाई मक्खी बोला है, आपसे यहां पर मक्खी बोला है, और किस रोग का वो प्रसार में सहायक होगा, यहां सहायक की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे मेरे भाई ये आंसर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तो मक्खी का चर्चा भी नहीं है, यहां मक्खी का चर्चा भी नहीं है। अब हम लोग इनको चेक करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग को यह पता होना चाहिए, अगर हम हैजा की बात करते हैं, और जो हैजा हमारा होता है मेरे भाई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्लोरेला के नाम से हम लोग, इसको हम लोग क्लोरेला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेरा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कोलेरा के, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कोलेरा के नाम से जानते हैं, जिसको हैजा की बात कर रहे हैं। और जो हैजा है ये बैक्टीरियल डिजीज है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा बीमारी है, तो मेरे भाई ये बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया, उसका नाम है विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, और विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया से ही यहां पर हैजा होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि हैजा फैलता किससे है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, दूषित जल के सेवन करने से फैलता है, या दूषित भोजन करने से फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। दूषित जल के सेवन करने से, दूषित भोजन के सेवन करने से, या फिर अगर आप यहां पर कच्चा फल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फैलेगा, या फिर मेरे भाई अगर आप जूस वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फैलेगा। ये जूस वगैरह जो पीते हैं आप, उससे भी इस्तेमाल करने से फैलेगा। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर हैजा की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप एक बात बता दीजिए, जो हैजा होता है जिसको कोलेरा हम लोग कह रहे हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज तो है, बैक्टीरिया से होता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर मान लेते कोई मक्खी, अगर मान लेते यहां पर ये हमारा क्या है, अगर कोई भोजन है, मान लेते यहां पर कोई भोजन है, और यहां पर क्या है, तो इस भोजन पर मेरे भाई वो बैक्टीरिया है, और जिस बैक्टीरिया से वो फैल सकता है वो बैक्टीरिया इसमें मौजूद है, और इस बैक्टीरिया को विब्रियो कॉलिडी बैक्टीरिया के नाम से हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब इस भोजन में आप देख रहे हैं कि इस भोजन में क्या है, तो ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। अब कोई मक्खी आएगी और वो मक्खी क्या करेगी, तो इस पर बैठेगी, मक्खी आएगी और ये मक्खी इस पर बैठेगी, इस तरीके से ये मक्खी बैठेगी। अब ये मक्खी इस पर बैठेगी, मक्खी उड़ करके फिर यहां से यहां आएगी। अगर मान लेते यहां पर कोई आदमी जो संक्रमित आदमी नहीं है, वो आदमी खाना खा रहा होगा, एक दूसरा आदमी जो खाना खा रहा होगा, ये मक्खी आकर के यहां पर बैठेगी, वो मक्खी यहां पर बैठेगी आकर के, जाहिर सी बात है मेरे भाई वहां का बैक्टीरिया इसके भोजन में आ जाएगा, इसके भोजन में आ जाएगा, और वही चीज अगर आप खाते हैं तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा यहां पर हैजा जो होगा मेरे भाई, ये मक्खी के किस रोग से, मक्खी किस रोग के प्रसार में सहायक होगा। तो मक्खियां मेरे भाई, यहां भी तो मक्खी काम कर रहा है, मक्खी रोग का प्रसार कर रहा है, तो हैजा हो जा रहा है। दूसरी बात अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, तो जो टाइफाइड है ये भी बैक्टीरियल डिजीज, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये भी कैसा है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, इस बात को आप ध्यान रखें। संक्रामक बीमारी का नाम आपको ध्यान में रखना है कि संक्रामक बीमारी हम उस बीमारी को कहते हैं जो किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से होता है। तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन ऐसा ही आता है, अगर कोई मक्खी आकर के बैठ करके दूसरे के खाना पे चला जाएगा तो वैसे में भी फैल जाएगा, चूंकि ये दूषित जल के सेवन करने से होता है। अगर दूषित जल कोई सेवन कर रहा है तो उससे होगा, या फिर यह दूषित भोजन करने की वजह से होता है। तो दूषित जल हो गया या दूषित भोजन हो गया, उसी के सेवन करने से यह भी फैलता है। तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि मक्खी से दूसरे आदमी में यह चला जाएगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड भी हो सकता है और साथ साथ हमारा हैजा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो टाइफाइड के साथ साथ हैजा भी करेंगे, या हैजा के साथ टाइफाइड करेंगे। ये दोनों मक्खी के साथ हमारा, चूंकि यहां पर मक्खी प्रसार में सहायक की बात कर रहा है, इसको आप सोचिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमारा दोनों का हो जाएगा, यानी ये भी सही ये भी सही होगा। ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो आंसर आप क्या करिएगा, तो आप किसके साथ जाइएगा, आप कहेंगे सर एक से अधिक आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, सहायक कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगला कहता है पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन कहते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी फोटोसिंथेसिस होता है, पदार्थों का संश्लेषण करता है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है उसको क्या कहते हैं, उसको बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाता है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सबसे मुख्य कारक क्या है, आपसे पूछा गया है। सबसे मुख्य कारक क्या है? तो सबसे पहले तो मेरे भाई हरित क्रांति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति हमारा होता क्या है। तो मेरे भाई हरित क्रांति का मतलब यह होता है कि कम क्षेत्र में आपको ज्यादा उपजाने का कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब कभी भी आपसे हरित क्रांति की अगर बात करता है तो एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई कि कम क्षेत्र में अधिक उपज पाने के लिए आप ऐसा करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये लाइन आपको ध्यान, हरित क्रांति का मीनिंग क्या है उसको समझना। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कम क्षेत्र में क्या करते हैं, तो कम क्षेत्र में ज्यादा उपज खोजते हैं। कम क्षेत्र में ज्यादा उपज अगर आप खोजते हैं तो इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति का जो पिता है मेरे भाई, ऐसा किसने कहा था? तो आपको ध्यान, ऐसा किसने किया था? तो याद रखना मेरे भाई, उसका पिता कौन होगा? तो हरित क्रांति का जो पिता है इसको स्वामीनाथन को जाता है। इसको किसको कहते हैं मेरे भाई? तो सीधा कहेंगे ये स्वामीनाथन को जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसका नाम है स्वामीनाथन, इसका जनक होता, पिता होता है। स्वामीनाथन की हम बात करेंगे, याद रखिएगा, स्वामीनाथन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वामीनाथन इसका क्या, तो ये पिता है, इस बात को। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि कम क्षेत्र में क्या करना, तो ज्यादा उपज लाना है। और इसका पिता कौन कहलाता? स्वामीनाथन ने। तो हरित क्रांति का मतलब ही होता है, हमारे इंडिया में जो हरित क्रांति चल रही है उसका मतलब ही होता है कम क्षेत्र में ज्यादा उपज आपको चाहिए। तो कम क्षेत्र में ज्यादा उपज चाहिए तो कब आपको ज्यादा उपज मिलेगा? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां कह रहा है कि पिरकनाशी का न्याय संगत उपयोग करने से, पेस्टिसाइड का लगातार इस्तेमाल करने से, सिंचाई का उचित व्यवस्था करने से, मेरे भाई इसका जो मेन रीजन है, चूंकि आपसे मुख्य कारक पूछा गया है, इसका मेन रीजन आपसे पूछा गया है, तो कहेंगे आप यहां पर स्वोन्नत प्रजातियों का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज की बात कर रहा है। और अगर आप फसल को बदल बदल करके आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे भाई कम क्षेत्र में भी ज्यादा उपज हो जाएगा। और ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी ही करेंगे। आगे चलते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है? आपको बताना मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं दुनिया में जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, और पदार्थ का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस, जो कि हमारे आसपास में हम लोगों को दिखता है। वैसे पदार्थ की 5 अवस्था होती है, लेकिन 3 अवस्था की हम बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर हम पदार्थ की बात करते हैं, इसकी 5 अवस्था सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। लेकिन पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये ठोस हो सकता है, ये द्रव के रूप में होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो और हम लोग यहां पर गैस की कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। 5 अवस्था की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चौथी और 5वीं अवस्था का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आपसे यह बोला गया मेरे भाई कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना कि पदार्थ का निर्माण मेरे भाई छोटे छोटे कणों से होता है, और जो छोटे छोटे कण है वो क्या है? परमाणु है। तो आपको ध्यान रखना, अगर इस पदार्थ का निर्माण अगर हुआ तो यह सूक्ष्म कण से होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सूक्ष्म कणों से हुआ, यह बात आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म कणों से हुआ है। और इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो मेरे पास पदार्थ के लिए हम कहेंगे वो क्या है, क्या सही नहीं है, तो कहेंगे ये तो सही है। दूसरी बात, ठोस पदार्थ का संपीड़ितता जो है द्रव से अधिक कही जाती, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अगर संपीड़ितता का अगर गुण देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के अगर गुण की अगर बात करते हैं, तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी का गुण किसमें होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब हम यहां पर संपीड़ितता की अगर बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर संपीड़ितता की बात करते हैं। संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी का जो गुण होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है? तो याद रखना मेरे भाई, अगर हम कहते हैं कि ठोस की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी का गुण क्या होता है? कहेंगे 0 होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर सॉलिड की बात करेंगे मेरे भाई, किसकी बात करेंगे, तो सॉलिड की बात करें, इसमें 0 होता है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी 0 होता है। आपको मेरे भाई पूरी तरीके से ध्यान रखना, सबसे अधिक कंप्रेसिबल हमारा गैस होता है, ध्यान रखना। हम किसी ठोस की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, अगर हम किसी द्रव यानी कि लिक्विड की बात करते हैं, अगर हम किसी गैसियस पदार्थ की बात करते हैं, सबसे अधिक इसी में होता है मेरे भाई। सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी का गुण इसी में होता है, सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी का गुण किसमें होता है? क्योंकि सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी का गुण इसी में होता है, यह बात आपको ध्यान रखना। गैस में होता है, गैस को दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, गैस में बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है। आप दबाते जाएंगे, दबते जाएगा, दबाते जाएंगे, दबते जाएगा। लेकिन मेरे भाई ठोस में कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है, इसमें संप्रेरता का गुण 0 होता है। अगर इसमें अगर देखेंगे तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है ये क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर 0 होती है। जबकि अगर लिक्विड की बात करते हैं तो यहां पर कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होता है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ये बहुत कम होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना, यहां पर बहुत कम होता है।
तो सबसे अधिक गैस में होगा, सबसे अधिक हमारा गैस में होगा। द्रव में थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन लिक्विड सॉलिड में तो पूरा जीरो होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां कह रहा है कि ठोस पदार्थ का सांद्रता द्रव से अधिक होता है, जो कि निहायत गलत है मेरे भाई। ये तो निहायत गलत है, और गलत ही पूछ रहा था। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी सबसे अधिक ठोस का, सबसे कम गैस का होगा, और बीच में द्रव का होता है। डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। एक ही गलत था, और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था, और गलत को आंसर करना था, इसलिए आंसर करेंगे हमारा बी गलत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को अगर पृथक करना है तो आप कौन सा विधि अपनाओगे? लेकिन दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को अगर पृथक करना है, जाहिर सी बात है मेरे भाई कि दो द्रव को अगर मिक्स कर दिए तो वो मिश्रण बन गया, और फिर उसको अगर अलग करना होगा तो हम सभी लोग जानते हैं, दो द्रव को अगर मिक्स करना होगा तो मिश्रण जो हमारा बनता है वो हमारा कैसे बनता है? तो हम लोग सीधा जानते हैं मेरे भाई कि मिश्रण का निर्माण हमेशा किस विधि से होता है? तो हम लोग कहते हैं भौतिक विधि से होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं मेरे भाई भौतिक विधि से होता है। लेकिन अगर उसको अलग भी करेंगे तो कैसे करेंगे? तो भौतिक विधि से अलग करेंगे। भौतिक विधि का मतलब होता है कि आप तापमान दाब वगैरह बढ़ा करके आप उसको अलग करते हैं, या तापमान वगैरह बढ़ा करके आप उसको मिक्स करते हैं, उसको भौतिक विधि कहते हैं। यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन करके हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण कभी नहीं होता है। तो यहां पर बोला गया कि दो घुलनशील द्रव का मिश्रण बनाना है, तो मिश्रण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो भौतिक विधि अपनाते हैं, इसमें तापमान दाब वगैरह को अपनाते हैं। अब यहां पर मामला है कि मेरे भाई उसको पृथक करना, मिश्रण को अब क्या करना? तो पृथक करने की बात आ रही है, आपको अलग करने की बात आ रही है, तो हम भौतिक विधि द्वारा ही अलग करेंगे। तो जब भौतिक विधि द्वारा अलग करेंगे मेरे भाई, तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां कह रहा है कि दो घुलनशील द्रव को अलग करने के, यहां कह रहा है कि अपरिवर्तित रह सकता है। मेरे भाई हम जरूर इसको अलग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दो घुलनशील द्रव की हम बात कर रहे हैं, दो घुलनशील द्रव की बात कर रहे हैं। दो घुलनशील द्रव का अगर पृथक्करण की अगर हम बात करेंगे, दोनों को अलग करने की अगर विधि को अगर जानेंगे, तो आपको ध्यान रखना इसमें दो विधि कम से कम यूज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई आसवन विधि, इस बात को ध्यान रखना। एक हमारा आसवन विधि होता है, और दूसरा हमारा प्रभाजी आसवन विधि होता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना चाहिए। एक को आसवन विधि कहेंगे और दूसरे को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको प्रभाजी आसवन विधि की अगर बात करेगा, तो प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल हम लोग वही करेंगे, जनरली ये पेट्रोलियम पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां दोनों द्रव की बात करते हैं मेरे भाई, जितने द्रव इसमें मिक्स है, दोनों द्रव की बात करते हैं, जहां आपको ध्यान रखना है, जहां दोनों द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहां यूज करेंगे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर अगर बॉइलिंग पॉइंट में दोनों के बीच में होगा, तब हम इसका यूज करते हैं। और आसवन विधि का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, जहां दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होना, ज्यादा होना चाहिए, तभी आसवन विधि को यूज करते हैं। भाई ये तो क्लियर हो गया कि दो द्रव जब आपस में घुलनशील होगा, उसको अलग करने की बात आएगी, एक आसवन विधि, एक प्रभाजी आसवन विधि। तो ये कंडीशन आपको इसलिए बताई चूंकि कई बार कंडीशन पूछता है एग्जाम में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आपके एग्जाम में छप सकता है, इस बात को आप लिख करके ले लीजिए। आसवन विधि के द्वारा हम तभी अलग करेंगे, ये कंडीशन पूछेगा आपसे। आसवन विधि द्वारा हम उसी को अलग करेंगे, दो द्रव को अलग करेंगे, जो दो घुलनशील द्रव को पृथक करेंगे। तो याद रखना उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का अंतर, दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तो केल्विन में आप सोच ली कितना केल्विन होगा, वो भी याद रखिएगा। और यहां दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये कंडीशन याद रखना है, याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट छपता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तो मेरे भाई दो द्रव को अलग करने की बात आ रही है, एक आसवन विधि दे दिया, तो सोचना क्या है, आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो स्याही होता है उस स्याही से कलर को अलग करने की बात करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो स्याही हमारा होता है, जो इंक वगैरह होता है, उस स्याही से रंग को अलग करने की विधि है। रंग को अलग करने की ये विधि, अलग करने की विधि, इस बात को ध्यान रखें। स्याही से रंग को अलग करने की ये विधि, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तो स्याही का कोई मामला नहीं, क्रिस्टलाइजेशन का कोई मामला है ही नहीं, और ये ऑप्शन आपका ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर एक ही बनता है, और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, और इसमें भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए और आपको बताना है मेरे भाई। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं जो कोलाइड्स हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, विसमांगी या समांगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कोलाइड की बात करते हैं, तो ये एक विसमांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है ये विसमांगी मिश्रण है। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान, विसमांगी मिश्रण है ये। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण हमारा होता है। ये कैसा मिश्रण? तो समांगी नहीं, ये विसमांगी मिश्रण होगा। और आपको सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जब कोलाइड्स की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो वहीं रहते हैं। अगर उसको आप छोड़ भी दीजिएगा तो नीचे नहीं बैठता है, वो नीचे नहीं बैठेगा। नीचे जो बैठेगा वो भारी होगा और वो सस्पेंशन में ऐसा होगा, इसको निलंबन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स हैं जो मेरे भाई कोलाइड्स हैं, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल मिल्क भी है, इसका एग्जांपल मिल्क है, इसका एग्जांपल हमारा ब्लड है। इस बात को ध्यान रखेंगे इस तरह से। ये सब कोलाइड्स है, इस बात को ध्यान रखना। और मिल्क से उसके अवयव को अलग करना होगा, ब्लड से उसके अवयव को अलग करना होगा मेरे भाई। तो इसको पृथक्करण की विधि भी आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए जो पृथक्करण की विधि होगी वो कौन सी होगी? तो यहां पर ध्यान रखना, पृथक्करण की अगर विधि अगर पूछ लेता है कि कोलाइड्स के अवयव को अलग करना है, उसको अलग करने की विधि यानी कि पृथक करने की अगर विधि करने की विधि अगर पूछ देगा तो आप सीधा कहेंगे सर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो हमारा होगा ही होगा। क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं, अपकेंद्रन की बात करते हैं, इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। यहां पर अपकेंद्रन की विधि आप अपनाएंगे। और सेंट्रीफ्यूगेशन कहने का मतलब दूध से फैट को बाहर कर देते हैं, दूध से घी को बाहर कर देते हैं, फैट को बाहर करते हैं। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन का तो एक्शन होता है। तो उसी के अंदर हमारा कोलाइड्स भी आता है, इस बात को आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा एक और विधि है मेरे भाई जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक और विधि उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। कोलाइड्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो जो कोलाइड्स हैं इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसमें किसका प्रकीर्णन होता है? कहेंगे इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस बात को आप ध्यान, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इससे प्रकाश टकरा करके चारों तरफ बिखर जाता है, उसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन शो करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सिर्फ शो नहीं करता कौन? तो कहेंगे वो ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। और ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसका 1 नैनोमीटर से थोड़ा साइज बड़ा होता है। इससे भी बड़ा साइज हमारे किसमें होता है? कहेंगे निलंबन में होता है, ध्यान रखना। तो कोलाइड्स के बारे में बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो मेरे भाई कोलाइड्स में छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये उसमें तैर रहा है, और प्रकाश जैसे ही आप उस पर डालेंगे तो वो क्या होगा? बिखर जाएगा, ऐसे से बिखर जाएगा। इसका मतलब नंगी आंखों से उसको आप देख सकते हैं, इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कण छानने से पृथक नहीं होते हैं मेरे भाई, कण को छानने से पृथक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कह रहा है कि नहीं कर सकते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, तो गलत अगर आपका है तो कण छानने से पृथक नहीं होंगे, जिसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे? मुंह देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या? छानने की तो विधि है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप उसको छान करके आप अलग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आप आंसर कर सकते हैं इस तरीके से, ध्यान रखना मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस सेट का डिस्कशन देख रहे हैं वो आपका 9th नंबर सेट चल रहा है और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जिसको भी लगता है करना चाहिए आप कीजिए आराम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहे कि भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। किस परिवर्तन की बात करेंगे? भौतिक, जलोहा में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना। जलना कह रहा है, यह जलना कह रहा, पिघलना नहीं कह रहा है। जलना, रासायनिक परिवर्तन, जल का जमना, जल जमेगा तो बर्फ बनेगा, बर्फ को गलाएंगे तो फिर पानी बनेगा। मेरे भाई यही तो भौतिक परिवर्तन है। ये दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक मेरे भाई किस पर होता है? तो आपको ध्यान रखना कि अगर हम परमाणु संख्या की बात करते हैं तो ये किस पर आधारित होता है? आपको ध्यान रखना मेरे भाई, परमाणु संख्या किस पर आधारित होगा? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान संख्या की अगर बात करता तो ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये जो द्रव्यमान संख्या हमारा होता है ये किस पर आधारित होता है? तो याद रखना मेरे भाई, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की योगफल पर आधारित होती है। प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल पर आधारित होता है।
आपसे पूछा है जो उसके बेस आंसर करेंगे। बताइए मेरे में परमाणु संख्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के योग कह रहा है, तो बिल्कुल ही निहायत गलत है। नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निहायत गलत है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या ही परमाणु संख्या होगी मेरे भाई। एक लाइन में कहानी सिंपल है, आंसर करेंगे सी के अलावा कुछ नहीं। आंसर सी के अलावा कुछ नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भोजन का संग्रहण जो होता है वो जंतु के किस तक में, ये प्लांट नहीं पूछा है। प्लांट में कहां स्टोर होता है आपको पता होना चाहिए, किस रूप में स्टोर होता है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन यहां जंतु की बात कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि भोजन का संग्रह जो होता है, ये भोजन के संग्रह की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। तो भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भोजन का संग्रह किस रूप में होगा, तो कहेंगे यहां पर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और कहां स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, तो स्टोर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा भोजन का संग्रह होता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है, तो हमारे यकृत में स्टोर होता है। 95% हमारे यकृत में स्टोर होगा। और मेरे भाई 5% हमारी मांसपेशी में स्टोर होता है। हमारी मांसपेशी में भी स्टोर होता है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। मुख्य रूप से यकृत में स्टोर होता है। तो भोजन के संग्रहण की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और यकृत में और मांसपेशी में होता है। आपको एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहा है। एपिथेलियम टिश्यू हम उसको कहते हैं जो हमारे ऑर्गेन्स के बाहरी भाग होते हैं, उसको एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ऑर्गेन्स के बाहरी भाग को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये भोजन का संग्रह वगैरह नहीं करता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है मेरे में, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। ये भी हमारा यहां पर क्या करेगा, तो भोजन का संग्रह नहीं करेगा। आप कहेंगे सर यहां पर मसल्स टिश्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब मसल्स टिश्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब मसल टिश्यू हमारा मांसपेशी भी होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो सीधा करेंगे ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी तो आपका है, तो सी आपको करना ही पड़ेगा, आपको सी आंसर करना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, वसा का संग्रह होता है। एडिपोज टिश्यू में किसका, वसा का संग्रह होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ आपको बनानी है। मेरे भाई दूरी समय ग्राफ आपको दे रखा है, और दूरी समय ग्राफ अगर आपको दे दिया, तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताइए दूरी और समय के ग्राफ के बीच में अगर स्लोप अगर निकालना है, तो आप क्या कहिएगा, मुंह देखिएगा। आप कहिएगा सर स्लोप का मतलब होता है दूरी बटा क्या, दूरी बटा समय कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और दूरी बटा समय का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे चाल कहेंगे। जो लोग लगातार पढ़ रहे होंगे उनको बुझा गया होगा, जो लगातार नहीं पढ़ रहे होंगे उसको क्या कह सकते हैं हम, एक बार दीवार में माथा पटकिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपको दूरी और समय के बीच में कोई ग्राफ खींच रहा है, इसका मतलब इधर हमारा दूरी है और इधर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे इधर हमारा समय हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और इसके बीच में अगर कोई भी ग्राफ अगर खींचता, कैसा भी लाइन खींच दीजिए सब ग्राफ होगा। मान लेते हैं ऐसा ग्राफ हम खींच दिए, लाइन खींच दिए मेरे भाई। इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्लोप निकालने के लिए हमेशा वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस करते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या, तो कहेंगे सर दूरी है। एक्स एक्सिस में क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा समय है। और दूरी बटे समय क्या होता है, कहेंगे चाल होता है। मेरे भाई सीधा सीधा यहां पर पता चल रहा है कि जो ग्राफ का स्लोप होगा, ढाल होगा, वो चाल देता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में अचर चाल की बात कही गई है। और अचर चाल का मतलब है कि चाल में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि चाल हमारा फिक्स होगा, यानी कि चाल हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब चाल हमारा क्या होगा, कहेंगे कांस्टेंट होगा। अचर का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल नहीं होगा, जो बदलेगा नहीं, उसको अचर कहते हैं। जो बदल गया उसको चर कहते हैं। तो मेरे भाई अचर चाल कहने का मतलब चाल कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाल कांस्टेंट हो गया तो समझ लेना मेरे भाई स्लोप कांस्टेंट। चाल कांस्टेंट मतलब स्लोप आप कांस्टेंट कहेंगे। और स्लोप आपका कांस्टेंट कब होगा मेरे में, जब सीधी रेखा की बात करेंगे। अगर वो कर्व रेखा होगा तो जाहिर सी बात है कर्व रेखा होगा, स्लोप घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। स्लोप जीरो भी हो सकता है, तो यहां पर चाल घटेगा बढ़ेगा जीरो हो सकता है, क्योंकि स्लोप ही चाल होता है, स्लोप ही चाल होता है, स्लोप ही चाल होता है। तो आप कहेंगे बताइए कौन सा इसमें से होगा, वक्र रेखा तो कभी हो नहीं सकता है। तो ना तो ये आंसर करेंगे ना तो ये आंसर करेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी आंसर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर सीधा करेंगे, आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो मामला गया। पंकज कुमार कह रहे हैं सर बिहार एसएससी वाला डिस्कशन भी आप ही कराइए, साइंस का टीचर बकलोल है। क्या लिख रहे हैं, टीचर कोई बकलोल नहीं होता है भाई, सबका कराने का तरीका अलग होता है। सभी टीचर अपने जगह पे अच्छे ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट का मतलब समझ गया ना। इस ग्राफ का स्लोप अगर कहीं भी निकालेंगे तो स्लोप हमेशा हर जगह क्या मिलेगा, तो बराबर मिलेगा। थीटा सबके लिए बराबर ही मिलेगा। आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं, आगे चलते हैं।
अगला कहता है कि अगर हम लोग व्हाइट सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करते हैं, और जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है उसको किसके प्रेजेंस में देखा गया, तो सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में, यानी कि जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो उसका रंग कैसा, तो धूसर रंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, यहां पर सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है, यानी कि AgCl की बात कर रहा है, और इसको किसके प्रेजेंस में देखा गया, तो आपको ध्यान रखना प्रकाश के, सूर्य की प्रकाश को रख, सूर्य की प्रकाश जब इस पर पड़ती है, और इस पर सूर्य की जब प्रकाश पड़ती है मेरे भाई, जब इस पर सूर्य की प्रकाश अगर पड़ेगी तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और हम कहेंगे सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस हमारा अलग हो जाएगा। यहां से Cl2 बाहर हो जाएगा, और बैलेंस करना होगा, चूंकि यहां पर 2 क्लोरीन तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में ऐसा होगा मेरे भाई, ये सूर्य की प्रकाश से एनर्जी लिया है, एनर्जी लिया है, ये एनर्जी लिया है, और जब एनर्जी लेकर के एक अगर यौगिक टूट करके दो अलग हमारा यौगिक, दो अलग हमारा यहां पर कहेंगे, यहां पर आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, एक कंपाउंड टूट करके दो अलग अलग चीज में हमारा परिवर्तित हो जाता है, दो दो उत्पाद बनते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो कहेंगे इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी बच्चे देखते हैं, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब इसको हम लोग उष्माशोषी कहेंगे। एक लाइन में मेरे भाई आप जान लीजिए, ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। कभी भी अगर आपको डिकम्पोजिशन दिख गया, समझ लेना मेरे भाई उष्माशोषी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर संयोजन अभिक्रिया होगा तो उष्माक्षेपी के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, धूसर रंग अगर हो जाता है तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, क्लोरीन गैस निकल गया उससे, ये इसका रंग धूसर हो जाता है। तो बताइए मेरे भाई, धूसर रंग अगर हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई सनलाइट जब पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है, और वियोजन होता है Ag अलग और Cl में हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। तो आप कहेंगे ये पॉसिबिलिटी आपने देखा, यही चीज आपने देखा मेरे भाई, कि उससे क्लोरीन गैस हमारा अलग हो गया, और इसी कारण उसका रंग धूसर हो जाता है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वियोजन हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, किसका, तो Ag का और Cl का दोनों अलग हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड जिसको AgCl कहते हैं उसका वियोजन हुआ, और AgCl अलग हुआ। सिल्वर क्लोराइड का क्या हुआ, तो कहेंगे वियोजन हुआ, टूटा, और टूटने के बाद ये दोनों अलग हो गया, और ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और अगर कोई डिकम्पोजिशन है, अपघटन अभिक्रिया है, याद रखना मेरे भाई, वो हमेशा एंडोथर्मिक उष्माशोषी होता है, उष्मा लेगा तभी तो टूटेगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चा को पता होगा, मरकरी सिनेवार जो है मरकरी का अयस्क है, इस बात को ध्यान रखना। बॉक्साइट की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्या अयस्क वगैरह तो आप खुद याद रखिए। अगला, ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं, और यहां पर आइसोमर की बात कही गई है, कौन किसके आइसोमर है ये आपको बताने हैं मेरे भाई। एक लाइन में बोला गया है कि हम एथेनॉल की बात करते हैं और डाइमिथाइल एथर की बात करते हैं, इसमें हमारा आइसोमर क्या है। तो सबसे पहले तो आप एथेनॉल की अगर बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा एथेनॉल होता है, ये अगर एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल क्या है, इथाइल अल्कोहल का आईपीएससी नेम है। इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल का यहां पर आईपीएससी नेम है, इस बात को ध्यान रखना। इथाइल अल्कोहल का आईपीएससी नेम इथेनॉल ही होता है। और इथाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे देखते हैं, तो मेरे भाई हम लोग देखते हैं C2H5OH के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसी तरीके से आपको दूसरा दे रखा है डाइमिथाइल ईथर की बात कर रहा है। तो डाइमिथाइल ईथर की अगर बात करेगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसा होगा, तो हम सीधा समझेंगे कि अगर इसको डाइमिथाइल ईथर अगर लिखते हैं तो मेरे भाई अगर डाइमिथाइल ईथर की अगर हम बात करते हैं तो डाइमिथाइल ईथर के लिए आपको ध्यान रखना कि दो दो मिथाइल ग्रुप होगा। डाइ का मतलब दो होता है, दो मिथाइल ग्रुप होगा, एक यहां पर CH3 होगा और दूसरा CH3 हमारा यहां होगा, और इसमें हमारा क्या होता है, ईथर होता है मेरे भाई। ऐसा अगर कोई होता तो इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर कहते हैं। अगर कहीं पर CHO लगा रहा उसको एल्डिहाइड कहते हैं, अगर कहीं पर OH रहता उसको हम लोग यहां पर एल्कोहल कहते हैं, और कहीं पर अगर C डबल बॉन्ड O रहता जिसको कीटोन कहते हैं। याद रखना है, आपको याद रखना मेरे भाई, यहां पर ये दोनों हमारा अल्काइल ग्रुप सेम हो सकता है, यहां पर अल्काइल ग्रुप हमारा अलग अलग होता है। ये कीटोन को जाता है, इसको क्या कहेंगे, तो ये हमारा कीटोन का, इस बात को ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप ये किसका, तो कहेंगे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और ये किसका, तो कहेंगे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये किसका मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि O के साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है।
तो मेरे भाई आप अगर इसको और उसको देखते हैं तो इसमें कितने आप पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसका केमिकल फॉर्मूला में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो यहां भी कितने कार्बन, तो 2 कार्बन है। यहां कितने हाइड्रोजन है, तो कहेंगे 5, 1 6 हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। यहां कितने ऑक्सीजन, तो कहेंगे 1 है, तो यहां भी 1 ऑक्सीजन है। इससे यह पता चल रहा है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक समान है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक समान है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। केमिकल फॉर्मूला एक समान है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है मेरे भाई। तो ऐसे में इसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे, इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्योंकि यहां का फंक्शनल ग्रुप आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, यानी अल्कोहल है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा ईथर का है। तो मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं, आप यहां पर 2 चीज देखें कि इस जगह पर अगर केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में जितना कार्बन उतना ही कार्बन इसमें भी, जितना हाइड्रोजन यहां उतना हाइड्रोजन यहां भी, जितना ऑक्सीजन यहां उतना ऑक्सीजन यहां भी होगा। केमिकल फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम है। मामला क्या है मेरे भाई कि दोनों को अगर देखते हैं तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग अलग है। तो ये OH हमारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप किसका, तो कहेंगे OH हमारा किसका, तो कहेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये किसका, तो कहेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर देखेंगे तो आपको मैंने बता रखा है मेरे भाई ये किसका, तो कहेंगे यहां पर अल्कोहल का होगा, अल्कोहल का होगा। और यहां पर अगर देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा किसका होगा, तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे यहां पर हमारा किसका, तो कहेंगे ईथर का होगा। तो अगर ये दोनों अलग अलग हमारा है, अगर ये दोनों अलग अलग है और अलग अलग पोजीशन पे है, तो ये एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करता है। इस बात को ध्यान रखना। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर इंग्लिश जो है ये गलत लिख दिया है। इसको भी सीरीज नहीं कहेंगे, यहां पर चेन रिएक्शन कहते हैं मेरे पे, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर आप सही कर लीजिएगा, इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसी को कर लीजिएगा फंक्शनल, इसी को फंक्शनल कर लीजिएगा, ये सही है। इस श्रृंखला को कहेंगे यहां पर चेन आइसोमेरिज्म। ये जब टाइपिंग लोग, टाइपिस्ट लोग जब बैठते हैं टाइपिंग करते हैं तो उस समय हिंदी को इंग्लिश करने में कुछ और लिख देते हैं, क्योंकि उतना तो पढ़ लिख करके आते नहीं है, उतना पढ़ते लिखते तब तो कुछ और करते हैं, टाइपिंग करते हैं उसको जो मन में तो वही उतार देते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि रियासील कहने वाला ये फंक्शनल की बात कर रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ही यहां पर पहचान है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। आइसोमर होगा, और कैसा आइसोमर, तो फंक्शनल आइसोमर होगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करती है मेरे भाई, यहां पर वसा के पाचन की बात कर रहे हैं, यहां पर वसा का इमल्सिफिकेशन नहीं पूछा है, यहां पर वसा के पाचन की बात कर रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं अगर वसा का पाचन की अगर कभी भी बात करेगा तो मेरे भाई याद रखना इसके लिए लाइपेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए लाइपेज एंजाइम की हम बात करेंगे। और ये जो लाइपेज एंजाइम हमारा है, याद रखना मेरे भाई, इस लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन कहां से होता है, तो याद रखना मेरे भाई ये हमारे पैंक्रियाज से सिक्रेट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। पैंक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सॉरी, पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो ये पैंक्रियाज हमारा क्या होगा, कहेंगे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन होता है। तो ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एक होता है मेरे भाई वसा का इमल्सिफिकेशन करना, यानी कि वसा का पाइसीकरण आपसे पूछेगा। और सिंपल सी बात है, अगर वसा का पाइसीकरण करना मतलब बड़ी बड़ी वसा छोटी छोटी वसा में टूट जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जो बड़ी बड़ी वसाएं होगी, जो बड़ी बड़ी वसा होगी, बड़ी बड़ी वसा छोटी छोटी वसा में टूट जाता है। छोटी छोटी वसा में क्या होगा, तो कहेंगे ये टूट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं, और इसी को वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो वसा का पाइसीकरण, वसा का इमल्सिफिकेशन कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये बाइल जूस करता है। और इस बाइल जूस का निर्माण कहां पे होता है, तो आपको ध्यान रखना ये बाइल जूस बनता कहां है, हमारे लीवर में बनता, हमारे यकृत में इसका निर्माण होता है। तो मेरे भाई वसा का बाइल जूस का निर्माण कहां पे आप कहेंगे मेरे भाई, तो लीवर में ही कहेंगे, यहां पर हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यकृत में होता है। तो बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो आप लाइपेज एंजाइम को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे और सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे लाइपेज, और लाइपेज ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर है कि पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होगा, तो मेरे भाई जो पेप्सिन होता है, आपको ध्यान रखना कि पेप्सिन का एक काम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा, तो आपको ध्यान रखना ये प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में करेगा, तो याद रखना मेरे भाई जो माध्यम होना चाहिए वो हमारा अम्लीय माध्यम होता है। ये कैसा माध्यम, तो अम्लीय माध्यम कई बार पूछा गया है, क्योंकि हमारे पेप्सिन का सिक्रेशन हमारे स्टमक से होता है, और हमारा स्टमक मिस्टर जठर ग्रंथि होता है, और जठर ग्रंथि के जठर रस में HCl नामक हमारा हम कहेंगे प्रबल अम्ल होता है, और इसलिए इसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है।
लेकिन यहां पर अगर ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह भी प्रोटीन का पाचन करता है। यह भी किसका पाचन करेगा, तो आपको ध्यान रखना कि यह भी प्रोटीन का पाचन करेगा। लेकिन जो ट्रिप्सिन एंजाइम है मेरे भाई, इसके लिए जो माध्यम होंगे वो क्या होंगे, तो आपको ध्यान रखना इसका जो माध्यम होगा वो क्षारीय माध्यम होगा। ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करेगा, जबकि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता। दोनों में ये डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका सिक्रेशन हमारे स्टमक से होता है, जबकि इसका सिक्रेशन हमारे पैंक्रियाज से होता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम का हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि मेरे भाई पराग नलिका का विजांड की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको हम लोग यहां पर अगर देखेंगे तो मेरे भाई हम लोग कहते हैं क्या ये हाइड्रोट्रोपिज्म है, नहीं। क्या ये हमारा यहां पर गुरुत्वानुवर्तन है, नहीं। ये क्या है, कहेंगे हमारा कीमोट्रोपिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, अगर किसी भी प्लांट में अगर आप देखते हैं, तो अगर प्लांट में अगर देखेंगे तो प्लांट में हमारा कैसे निषेचन होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन हमारा होता है। तो आप देखेंगे अगर किसी प्लांट को, तो आपको पता चलेगा कि इस प्लांट में कि यहीं पर हमारा क्या होता है, कहेंगे यहीं पर बीज बनता है। यहीं पर क्या बनता है, कहेंगे यहां पर बीज का निर्माण होता है। लेकिन ये बीज अपने आप उड़ के तो नहीं बन जाता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है। इसको मेल पार्ट कहेंगे, इसको फीमेल पार्ट कहते हैं। और मेल पार्ट में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं यहां पर, इसको परागकण कहा जाता है। और इस परागकण मेरे भाई किसी न किसी के माध्यम से अगर परागकण यहां से उड़ करके यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट पर पहुंच जाएगा, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद यही फिर आपका नीचे की ओर आता है और यहां पर यही फिर बीज का निर्माण करता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पराग नलिका का विजांड की तरफ जाने की क्रिया क्या कहलाती है। मेरे भाई पराग नलिका इसको कहते हैं, इसी से ये नीचे की ओर जा रहा है और विजांड का निर्माण कर रही है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है और कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है। वही केमिकल क्या करता है, इसको नीचे लेकर के जाता है। इसीलिए इसका नाम है रासायनिक अनुवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां जो प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना, इसको कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। इसी प्रोसेस से परागकण जो होंगे यहां पर बीजांड का निर्माण परागनलिका के होते हुए हमारा करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन श्वसन की गति की दर को कंट्रोल करता है। मेरे भाई हृदय स्पंदन कहने का मतलब है हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, और हार्ट अपने आप चलते रहता है। हार्ट अपने आप चलते रहता है, इसका मतलब अनिच्छी क्रिया कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं श्वसन दर की बात करते हैं, सांस लेने की गति, वो भी अपने आप होता है। ये सब मेरे भाई क्या है, तो अनैच्छिक क्रिया की बात कर रहा है। और जैसे ही आपको अनैच्छिक क्रिया की बात करेगा, ये सब किसकी बात कर रहा है, तो कहीं अनैच्छिक क्रिया की बात कर रहा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी अनैच्छिक क्रिया की अगर बात करेगा, तो याद रखना मेरे भाई कि इस अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करेगा। तो एक लाइन में आप जान लीजिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने की अगर बात करेंगे, तो हमारे ब्रेन का पश्च मस्तिष्क का यहां पर कौन सा भाग, तो मेरे भाई याद रखना ये अग्र मस्तिष्क नहीं, ये पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो कहेंगे पश्च मस्तिष्क का। आपको ध्यान रखना ये पश्च मस्तिष्क का मेडुला करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ये इसका काम होता है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई, इसमें तो ना तो ये है, ये ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आंसर क्या करेंगे, तो हम लोग सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, मेडुला को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि जीव के अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको क्या कहता है, फिनोटाइप कहते हैं। जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। अगर देखिएगा माँ बाप अगर गोरा है तो बच्चा भी गोरा होता है, माँ बाप काला है तो बच्चा भी काला होता है, वो दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसी को फिनोटाइप कहते हैं। ऐसे लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। ऐसे लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। जो माँ बाप का गुण किसमें तो बच्चे में चला जाता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। जो पता नहीं चलता है उसको जीनोटाइप कहते हैं, जो डीएनए के माध्यम से, जीन के माध्यम से जाता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, आपको सीधा सा सिंपल सा बात बोला है, यहां पर एक लाइन में समझ लेना है कि जीव के वह अनुवांशिक लक्षण के बारे में चर्चा कर रहा है कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देगा उसको फिनोटाइप ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग यहां पर फिनोटाइप कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये फिनोटाइप हमारा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिनोटाइप। जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उसको जीनोटाइप कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसमें अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है आपको, मेरे भाई आप समझते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से तो आप सीधा कहेंगे, जैसे कि अगर देखेंगे मां बाप का रंग बच्चे में चला जाता है। कलर की बात कर रहे हैं, स्किन के कलर की बात करते हैं।
ऐसा तो होता है मेरे भाई, एक एक बच्चा को पता होगा। नहीं तो फिनोटाइप जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। एक लाइन में कहानी खत्म है। तो मेरे भाई इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे आंखों का रंग की बात करते हैं, आंखों का रंग, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, त्वचा का रंग भी आपका शामिल हो जाएगा इसमें, त्वचा का रंग भी शामिल हो जाएगा। और आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कि आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब हमारा क्या होता है मेरे भाई? माता पिता से संतान में पहुंचता है। ये आपको ध्यान रखना है कि माता पिता से किसमें? तो माता पिता से संतान में पहुंचता है, और ऐसा आपको दिखता है। माता पिता संतान में पहुंचता है, ये आपको दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है, इसलिए इसको फिनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप में ऐसा नहीं होता है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके लिए हम कह सकते हैं डीएनए में जीन के रूप में हमारा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां पर आप कह सकते हैं डीएनए के जीन के रूप में, अगर हम लोग डीएनए के जीन के रूप में अगर देखते हैं, जीन के रूप में अगर संतान में जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, संतान में जाता तो ये पता नहीं चलता आपको। तो अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो उसको फिनोटाइप कहेंगे, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा उसको जीनोटाइप कहेंगे। एक लाइन में कहानी सिंपल, आगे चलते हैं। वस्तु के छोटे और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनते हैं? मेरे भाई कितनी बार बता चुके हैं, एक लाइन में कहानी सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत करके बताइए, सेकंड में आंसर आना चाहिए, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को जरूर लाइक करना। और इस बार याद रखिएगा मेरे भाई, अगर सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं, बस एक बात आप सुन लीजिए कान खोल करके। क्योंकि इधर हमको ऐसा फील हुआ कि एनसीईआरटी जो किताब मिलती है मार्केट में, 9-10 का देखिएगा बुक मिलता है मार्केट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा आपको। 9-10 ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक मिलती है, और बहुत पतली सी बुक है, बहुत मोटी भी नहीं है। अभी रिसेंट में क्या होगा कि वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ानी शुरू हुई, हमारी प्लेटफॉर्म की टीम की तरफ से ये लगा कि नहीं, एनसीईआरटी का बुक पढ़ाना है सबको एक बार, क्योंकि बच्चे अपने मन से पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते, कुछ बच्चे तो पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो तेज हैं वो तो पढ़ लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये मेरे पास निर्णय लिया गया कि जितने भी बच्चे 6 to 8, 9, 10th वाले होंगे या पीआरटी वाले बच्चे होंगे, अगर वो 9, 10th के एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन अगर मेरे साथ अगर आप करते हैं, तो आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कलेक्ट भी कर लेंगे। और ये क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर केवल चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, दूसरा चैप्टर हम शुरू किए हैं। आपको मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं, उसमें 2 चैप्टर ही हम किए हैं, और 2 चैप्टर में क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5-7 ऐसे पॉइंट मिले हैं जो आपको मेरे भाई भीड़ से अलग कर देगा। और आप देखिएगा कुछ एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपता है। इसीलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो थ्योरी की क्लासेस हमने दिया है, जिसमें बुक हम करा रहे हैं, मार्केट से बुक आप खरीद लीजिए, हम उसमें सभी जगह पर हम क्या करते हैं, अंडर हाईलाइट कर दे रहे हैं। अगर उसको आप मेरे साथ कर लेते हैं पूरा का पूरा कवर, तो आप समझ लीजिए कि जितना मार्क्स आपका आ रहा है उस मार्क्स से 5-7 मार्क्स और आपका एक्स्ट्रा आएगा। अगर आप किसी भ्रम में है तो उस भ्रम को आप तोड़ दीजिए और एक बार करके देखिए, आपको दूसरे ही क्लास में समझ में आ जाएगा कि सर ये बात सही बोल रहे थे। और आपको मेरे भाई क्वेश्चंस का वहां पर हर चीज दिखेगा। लेकिन जो बच्चे अब नहीं समझेंगे उसको क्या समझाना है? हमारा काम है मेरे भाई हर चीज देना। जब एग्जाम हो जाएगा, किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का सिलेक्शन है, सर ये वाला तो हम कर भी नहीं किए थे इसीलिए लगता है सर गड़बड़ा गया। अरे बोका, ऐसे होता है। जो बोले वो करना है, और करना इसीलिए है क्योंकि हमको लगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए हम आपको बोले। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो दिक्कत नहीं है, आपको आता है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार किताब जरूर पढ़िए, चाहे आप मेरे माध्यम से चाहे आप अपने से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ के जाना है। इस बार आपके कंपटीशन टफ होंगे और करके जाना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में हम लोग को सीधा बोल दिया कि दर्पण की बात कर रहा है, और हम सभी लोग जानते हैं कि दर्पण जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो दर्पण में हम लोग को क्या पढ़ना होता है। एक तो हमारा समतल, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, समझना गौर से। अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण मेरे भाई हमेशा सीधा इमेज देता है, और हम कहेंगे हमेशा समान आकार का इमेज देता है। इसमें बड़ा छोटा की कोई बात ही नहीं है, इसमें समान आकार, हमेशा समान आकार का इमेज देता है, हमेशा टर्म यूज किए हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यह भी आपको कैसा देता है, तो याद रखना ये भी हमेशा कैसा कहेंगे, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा छोटा इमेज बनता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात मेरे भाई, यहां भी काल्पनिक बनता है, यहां भी काल्पनिक बनता है, यहां भी आभासी, यहां भी आभासी, लेकिन हमेशा छोटा देता है। इसमें समान आकार का इमेज नहीं बनता है, इसमें हमेशा छोटा ही इमेज बनता है, और हमेशा कैसा कहेंगे, हमेशा आभासी इमेज बनता है। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना कि हमेशा आभासी इमेज बनता है। दोनों के केस में आपको ध्यान रखना है,
यहां भी हमेशा आभासी, यहां भी हमेशा आभासी, दोनों में आभासी इमेज बनता है, यहां भी, यहां भी। यहां हमारा समान आकार का किसी भी सूरत में, यहां किसी भी सूरत में छोटा ही बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना समान आकार का, यहां हमेशा छोटा इमेज बनेगा। लेकिन एक दर्पण मेरे भाई ऐसा है जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, एक दर्पण ऐसा जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, ये क्या करता था, छोटा भी इमेज बनाता है, ये बड़ा भी इमेज बनाता है, और ये समान आकार का भी इमेज बनाता है। बड़ा, छोटा और समान आकार का तीनों इमेज हमारा ये देता है, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और ये वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। इसमें वास्तविक भी इमेज बनता है, और आपको ध्यान रखना है वास्तविक के साथ साथ मेरे भाई यहां पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के यहां पर इमेज बनते हैं। अगर इतना भी बात पता है तो बन जाएगा। कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन में पूरा क्लियर कह दिया है कि आभासी प्रतिबिंब को खोज रहा है और दर्पण की बात कर रहा है, और आपसे पूछा गया कि छोटा प्रतिबिंब बनाना है। आभासी छोटा, आभासी छोटा, आभासी छोटा अगर बोला मेरे भाई, किसी भी सूरत में छोटा, किसी भी सूरत में आभासी की अगर बात करेगा तो आपको ध्यान रखना, ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब में से किस दर्पण में प्राप्त होंगे। तो आप सीधा कहेंगे सर समतल दर्पण में आभासी इमेज तो बनेगा लेकिन समान आकार का बनेगा, तो यह नहीं होगा। अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनेगा, छोटा के साथ साथ हमेशा क्या बनेगा, तो कहेंगे हमारा आभासी ही बनेगा। इसकी पॉसिबिलिटी हमारा बहुत ज्यादा है। अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण के किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है, अवतल दर्पण में डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, हाँ इसमें छोटा बनता है, इसमें काल्पनिक बनता है, इसमें वास्तविक भी बनता है, बड़ा भी बनता है, समान आकार का भी बनता है। लेकिन यह कहना मेरे भाई बिल्कुल निहायत गलत होगा, क्योंकि आपके किसी स्पेशल केस में ऐसा होता है, हर जगह नहीं होगा। अगर हर जगह के लिए आप इस स्टूडेंट को यहां सेटिस्फाइड करवाइएगा तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। लेकिन इसमें आप किसी भी सूरत में देख लीजिए, छोटा ही बनेगा, आभासी ही बनेगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां पर सी को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को इसलिए हम प्रायोरिटी में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक अवतल दर्पण की बात करते हैं, और अवतल दर्पण की जब कभी भी बात हो रही है मेरे भाई, तो एक लाइन तो आपको यह समझ में आना चाहिए। अगर हम यहां पर अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में टोटल 6 केस हमारा बनता है। इसमें टोटल कितने केस बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल 6 केस बनता है। और 6 केस में आपको ध्यान रखना है कि जो 5 केस हमारा होता है और 1 केस जो हमारा होगा, ये दोनों आपको समझना है। 5 केस में आपको ध्यान रखना वास्तविक इमेज बनता है, इसमें कैसा कहेंगे वास्तविक, और एक ही केस होता है जो सिंपल केस हमारा है जिसमें काल्पनिक इमेज बनता है, जिसको काल्पनिक को हम लोग वास्तविक भी, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। अगर आप दर्पण को बनाना चाहेंगे तो अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके का होता है, और इसके तरफ हम लोग क्या करते हैं तो राइट साइड में पेंटिंग कर देते हैं, और ये दर्पण के पीछे का भाग हो जाता है। इसके बीचों बीच जो लाइन पास करता है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। चूंकि ये दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ तक सेंटर इधर होगा, इसका मतलब सेंटर यहां होगा, और यहां पर हमारा पोल होगा, सेंटर और पोल के फोकस होगा, और इधर इंफिनिटी होगा। मेरे भाई इस बात को समझिएगा कितना सिंपल सा फंडा है हमारा। और हम लोग सीधा कहते हैं अगर अनंत पर वस्तु को रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, कितने केस हो गए, कहेंगे 1 2 3 4 5, लगातार 5 केस में वास्तविक इमेज बनता है। ये कैसा इमेज देगा मेरे भाई, तो ये वास्तविक इमेज देता है, ये आपको वास्तविक इमेज देता है। लेकिन एक केस इसमें छुपा हुआ है, जो केस मेरे भाई अगर पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस बीच में अगर यहां वस्तु को रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कहेंगे काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक तो सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। तो यही वो केस है जिसमें काल्पनिक। यहां पर मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि अवतल दर्पण की बात कही गई है और वस्तु की स्थिति को ध्रुव और फोकस के बीच में ही कर दिया गया है। वस्तु की स्थिति को ध्रुव और फोकस के बीच में, और ध्रुव मेरे भाई यहां है, फोकस हमारा यहां इसके बीच में रखना है। काल्पनिक इमेज बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। चूंकि अवतल दर्पण के नजदीक आएंगे तो बड़ा इमेज बनता है। तो आप सीधा कहेंगे सर वास्तविक वाला तो टर्म हटा दीजिए, एक ही बचता है काल्पनिक, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यही होगा, काल्पनिक भी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा इमेज बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। एक लाइन में कहानी सिंपल, आप सीधा आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं, एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसीलिए कहते हैं मेरे भाई लगातार आप तैयारी करते रहिए। देखिए एकदम आपका तैयारी बहुत ही भरपूर तरीके से बढ़िया होगा, लेकिन एक भी आपको कसर नहीं छोड़ना है इस बार। कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं धीमी होने का रीजन है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश किधर मुड़ती है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब अविलंब की ओर मुड़ती है तो उसकी गति कम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर माध्यम की बात करेंगे, विरल है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा, सघन है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो ज्यादा अपवर्तनांक वाला उसको रोकने का काम करेगा और अविलंब की तरफ मुड़ेगा, मेरे पास उसकी गति ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो आप सीधा कहेंगे वो किधर मुड़ जाएगा, तो अगर विरल से सघन की तरफ जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं होगा। आंसर करेंगे सी। नेक्स्ट अगला कह रहे हैं मेरे भाई ये इतने अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन से हम आपको मार्क कर देते हैं। हम आपको मार्क कर देते हैं। आज के क्वेश्चन मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब करने लायक क्वेश्चन।
ये आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन आपका हो सकता है। आप मेरे भाई गांठ बांध लीजिए, एक एक क्वेश्चंस को एक्युमुलेट कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात होती है। आप मेहनत खाली करते जाइए। कहता है किसी प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं और उस प्रिज्म से, मेरे भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर किसी प्रिज्म से बोला है। आप अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को और लिखेंगे यहां पर किसी प्रिज्म से बोला है, अपवर्तित प्रकाश की जो किरणें होंगी वो कैसी होगी, ये बोला गया है। आप सीधा कहेंगे सर प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? तो एक प्रिज्म ही तो है, और ये प्रिज्म का धरातल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रिज्म का ये आधार है। इसी को हम प्रिज्म का क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बेस कहते हैं, और यही प्रिज्म का धरातल है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब कहता है मेरे भाई कि जब इस पर प्रकाश पड़ती है, इस प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ती है ऐसे करके, तो सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम में परिवर्तन हो जाता, चूंकि हवा से अगर ग्लास में जाएगा तो माध्यम चेंज करेगा, तो जाहिर सी बात तो सीधा तो जाएगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये कुछ मेरे भाई ऐसा हो जाता है, और उसके बाद फिर इस तरीके से हमारा ये भी खड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन को अगर आप देखते हैं, अगर आप इस रीजन को अगर देखते हैं, इस रीजन को अगर देखते हैं, तो इस प्रिज्म में या इस प्रिज्म से, इस प्रिज्म में या इस प्रिज्म से जो किरणें निकलेगी मेरे भाई, जो किरणें निकलेगी वो धरातल के समानांतर होगी, धरातल के समानांतर होगी, धरातल के समानांतर होगी। इसकी बात कर रहा, चूंकि प्रिज्म से कह रहा है यानी प्रिज्म में कह रहा है, प्रकाश जब गुजरेगी तो ये धरातल के समानांतर गुजरेगी, और ये समानांतर गुजरेगी तब जब न्यूनतम विचलन होगा प्रकाश का। जब न्यूनतम विचलन होगा प्रकाश का मेरे भाई, ये तब होगा जब हमारा विचलन कैसा होगा कि मिनिमम होगा। जब डेविएशन मिनिमम होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है। अगर डेविएशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर बराबर नहीं होगा। तो यहां पर जो विचलन होना चाहिए वो मिनिमम विचलन के लिए आप कहेंगे कि इसी के आधार के समानांतर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप सीधा कहेंगे मेरे भाई क्या होगा? प्रिज्म के आधार के समानांतर वाला आंसर आप करेंगे, और ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला कहता है कॉर्निया के पीछे एक संरचना, कॉर्निया के पीछे बोला गया। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कॉर्निया हमारी आंखों की सबसे बाहरी परत होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर कॉर्निया की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो कॉर्निया की बात करते हैं। ये आंखों की सबसे बाहरी परत है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आंखों के सबसे बाहरी परत है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान, सबसे बाहरी परत, हमारी आंखों की सबसे बाहरी परत कॉर्निया है। अगर इस कॉर्निया की बात करते हैं तो मेरे भाई कॉर्निया की अगर बात करते हैं, जब सबसे बाहरी परत हमारी आंखों का कॉर्निया ही है, और ये कॉर्निया मेरे भाई किसी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका नेत्रदान में यूज कर लेते हैं और ये नेत्रदान में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसी कॉर्निया पर ही हमारा प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट होता है, और सबसे अधिक प्रकाश का अपवर्तन यहीं पर होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआती बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कॉर्निया की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये कॉर्निया क्या करता है? इसी जगह पर प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट होता है, यहीं पर प्रकाश का अपवर्तन की अगर बात करते हैं, प्रकाश के जो अपवर्तन है मेरे भाई ये यहीं पर स्टार्ट हो। जैसे प्रकाश हमारी आंख में घुसेगा तो यहीं पर माध्यम चेंज करेगा, और प्रकाश के अपवर्तन यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, यहां स्टार्ट हो जाता है, और यही हमारा नेत्रदान में भी यूज होता है। इसी को यूज कहां करते हैं? नेत्रदान में यूज करते हैं। ये किसी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है, ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। हम किसी ब्लड वेसल्स की अगर बात करते हैं, ये किसी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है, किसी भी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना, ये किसी भी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल नेत्रदान में करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या पुतली है, क्या परितारिका है, क्या रेटिना है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम अपनी आंखों का फोटो अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग अपनी आंख का फोटो बना सकते हैं इस तरीके से। रफ फोटो बनाने में कुछ नहीं आता, जरूरी नहीं कि सटीक फोटो बनना ही नहीं चाहिए। यहां कोई कला का प्रदर्शन नहीं करना, यहां तो रिजल्ट लेके आपको जाना है। मेरे भाई आप यहां पर फोटो बनाएंगे तो एक ऐसा फोटो बनाइए जिसको आपको समझ में आए। ये लेंस, हमारे आंखों में जो लेंस होता है उस लेंस की जो प्रकृति होती है उत्तल लेंस की तरह होती है, और हमारे लेंस जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? याद रखना मेरे भाई, ये सिलेरी मसल से जुड़ा होता है। इसको सिलेरी मसल्स कहते हैं, जो आपको पिंक दिख रहा होगा। इस सिलेरी मसल्स के जस्ट आगे में अगर देखेंगे तो यहीं पर आइरिस होता है। यहीं पर क्या बात कहेंगे? यहीं पर ये आइरिस होता है मेरे भाई, यहीं पर आइरिस होता है। लेकिन आइरिस की अगर हम बात करते हैं, इसको परितारिका कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको परितारिका कहते हैं। मामला यह है मेरे भाई, ये जो हमारा आइरिस होता है, इस आइरिस में क्या होता है कहेंगे? इसमें, इस आइरिस में हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई कि इसके अंदर क्या होगा? तो आप कहेंगे हमारे पिगमेंट पाए जाते हैं जो आंखों में रंग प्रदान करता है। इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है जो आंखों में रंग प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आइरिस का कलर कैसा होता है? ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है,
और ब्राउन भी होता है मेरे भाई, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये तीनों रंग में मिलता है। और आप पर देख रहे होंगे ये आयरिस अगर हो गया, यहां पर हमारा सिलेरी मसल्स, ये आयरिस हो गया, और यहीं पर हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो ये पुतली है, ये पुतली है। और पुतली के साइज को बड़ा छोटा कौन करेगा, तो पुतली के साइज को अगर बड़ा छोटा अगर करता है तो वो आयरिस करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आयरिस फैल गया तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। अगर आयरिस सिकुड़ गया तो मेरे भाई पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, प्रकाश ज्यादा इंटर करेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आयरिस किसके साइज को कंट्रोल करता है, तो यहां से एक पॉइंट बनता है कि आयरिस की बात करते हैं तो ये मेरे भाई पुतली के साइज को क्या करता है, तो ये पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। जो पुतली का साइज है उसको क्या करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। पुतली के साइज को ये क्या करता है मेरे भाई, तो कंट्रोल करता है। और पुतली का साइज बड़ा भी हो सकता है और पुतली का साइज छोटा भी हो सकता है। कहिएगा सर इसमें पुतली कौन है, तो आप पुतली को देख लीजिए, यहां है। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा, इसमें हमारा होता है द्रव भरा हुआ, और आंखों में जो द्रव भरा हुआ होता है ये हमारी आंखों में पोषण प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और हमारे आंखों में पोषण प्रदान करता है यह द्रव। और सबसे बाहरी जो परत आप देख रहे हैं मेरे भाई, इसी बाहरी परत को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसी को कॉर्निया कहते हैं। ये सबसे बाहरी परत हमारी आंखों का हो गया, और इसको क्या कहें तो कॉर्निया कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, तो कॉर्निया के पीछे अगर देखिएगा मेरे, पुतली का साइज तो छोटा बड़ा होता है, तो कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको आइरिस ही मिलेगा। कॉर्निया के पीछे आपको आइरिस ही मिलेगा, और आइरिस के हिसाब से ही पुतली का साइज डिफाइंड होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। पुतली दे दिया गलती कराने के लिए, आप सीधा कहेंगे सर परितारिका कहेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर बी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइरिस का काम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। आइरिस क्या करता है, पुतली साइज को कंट्रोल करता है, और आपको ध्यान रखना है इस तरीके से आइरिस का और भी फंक्शन होता है। लेकिन आगे चलते हैं मेरे भाई, अगर किसी को बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस अगर करनी है तो रामबान बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा, और बेहतरीन क्लासेस, उस क्लासेस का कोई जोर नहीं है। आप इस क्लासेस को अगर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास करने के बाद आप अंदर से कितना ज्यादा अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आप को अच्छा फील करेंगे। और एग्जाम अगर अच्छा तभी होगा जब अपने आप को बहुत ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मेरे भाई रामबान बैच, अगर बायोलॉजी क्लासेस किसी को चाहिए, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी क्लासेस चाहिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस अवेलेबल है। आप 6 to 8 वाले बच्चे, 9 10 वाले बच्चे आप कर सकते हैं। इसमें आपका तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, चौथे चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कल से। आगे बात करते हैं, दो पिंड को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड में समान रूप में मेरे भाई बोला गया। दोनों पिंड में कैसा बोला गया, तो समान रूप में, दोनों पिंड पर समान रूप में क्या, तो धन आवेश और ऋण आवेशित आज हो जाते हैं। यानी जितना प्लस होगा उतना ही माइनस हो जाएगा। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जितना प्लस है उतना अगर माइनस है, जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो नेट जो चार्ज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 0 होगी। और नेट चार्ज की वैल्यू अगर 0 हो गई, नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो गई मेरे भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आवेश संरक्षित है। इसका मतलब है कि आवेश संरक्षित है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, यहां पर आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित की हम बात करेंगे, यहां पर आवेश क्या होगा, तो मेरे भाई संरक्षित होगा। यहां आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है, जितना प्लस उतना ही माइनस, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, और टोटल नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। पर जितना आवेश जितना हमारा है उतनी की बात करेंगे, नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण नहीं कहेंगे, इसको आवेश संरक्षण कहेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए किसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई जो युक्ति हम लोग यूज करते हैं इसको रियोस्टेट कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। ये हमारा क्या होता है, यहां रियोस्टेट होता है, और रियोस्टेट का काम ही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले हमारे युक्ति होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेरे पास धारा नियंत्रक हमारा ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। क्योंकि ऑप्शन में दोनों दोनों दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे में दिष्ट धारा तो नहीं होगा, ये दोनों लेकिन आपको करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी को आप लगाइएगा। आगे चलते हैं, अगला विद्युत धारावाही तार के दो विपरीत छोर की बात कर रहा है। अब मेरे भाई विद्युत धारा तार कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, ये हमारा तार है और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, एक छोर ये है, एक छोर ये है। अब कहता है क्या, तो विपरीत छोर पर कह रहा है कि कितने, दो विपरीत छोर पर, इस छोर की बात कर रहे हैं, इस छोर की बात कर रहा है। तब बताइए मेरे भाई कि चुंबकीय बलरेखा की दिशा क्या होगी।
अगर आप इधर से देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर करंट जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब किसी वायर से करंट जाता है तो उसके चारों तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे बनता है और ये लूप के रूप में बनता है और चुंबकीय बल रेखा ऐसे नाचने लगता है चारों तरफ। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज, और जब आप इधर से देखेंगे, अगर मेरे भाई इसमें देखने का तरीका, इधर से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा, इधर से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा आपको। आप अगर इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसा आपको लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे भाई, और इधर से आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ से क्लॉकवाइज तो एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। नहीं होता तो करके देखो, ऐसे समझ लेना कि ये तार है, इसमें करंट जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, यही चीज ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर ही हाथ रहना चाहिए, और इधर से देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक, करके देखो तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी हवा लगता है। तो विपरीत छोर पर बोला है कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। बेहतरीन, लाजवाब, मार्वेलस, इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप प्यार से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए और एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना। ऐसे घुमाना, इन्हें इधर से घुमाने लगना, ऐसे घुमाना तो इधर से देखना, पीछे से देखना, ऐसे ही घुमाना तो इधर से देखना, पता चल जाएगा। अगला कहता है सोलर कुकर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। जो सोलर कुकर हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं, ये सोलर कुकर क्या करता है, सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है उसको अवशोषित करके हम लोगों को बिजली देता है। तो अगर सोलर कुकर से जो प्रयुक्त बर्तन जिस रंग के, अच्छा ये बर्तन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे भोजन बनाने की बात कर रहा है, तो एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, तो ब्लैक कलर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं, यदि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में जो ब्लैक बॉडी होता है इसकी अवशोषण क्षमता 100% होती है, लगभग इसकी अवशोषण क्षमता 100% तो आप नहीं कहिए, लेकिन इसकी अवशोषण क्षमता लगभग 0.985 होता है, और 0.985 को हम लोग 1 के करीब मानते हैं, इसलिए इसको 100% हम लोग कह देते हैं। इसलिए जब भी हम इसमें बर्तन में अगर हम मान लेते पेंटिंग करेंगे तो काला रंग से करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसकी अवशोषण क्षमता ब्लैक कलर की सबसे अधिक होती है, 100% होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगला कहते हैं मेरे भाई किसमें से बताइए कौन सा पारिस्थितिक इकोसिस्टम में हमारा निरूपित करता है। ये तो आपको यहां पर दे रखा है, क्या आपको मेरे भाई सिंपली दे रखा है, एक ऑर्डर दे रखा है जो कि फूड चेन का है। घास को कौन खाएगा, तो हिरन खाएगा। घास को कौन खाएगा मेरे भाई, तो आप सीधा कहेंगे सर घास को हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, घास को तो हिरन खा गया। हिरन को कौन खाएगा, तो कहेंगे बाघ खा जाएगा। ये ऑर्डर सही है। अगला कह रहा है कि घास को जलीय, ये तो मेरे भाई यहां पर घास को जलीय ग्रास होपर बोल दिया, मेढक, सर्फ, इस तरह से गिद्ध बोल दिया, तो यहां पर घास को जलीय ग्रास होपर बोल दिया, जो कि गलत है। अगला हमारा कहता है कि घास को जलीय कीट, मछली, फिर सारस। मेरे भाई घास को जलीय कीट नहीं खाता है, ये गलत है आपको। अगला हमारा है यहां पर, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही यहां पर गलत हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका सटीक बैठ रहा है, ए ही सही करिएगा, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े बांध का विरोध। मेरे भाई अगर बड़ा बांध अगर कहीं पर बनता है, अगर मान लेते हैं आपका जहां घर है वहीं पर बड़ा बांध बना दिया जाएगा, तो क्या होगा, वहां के जितने भी जंगल होंगे सबको काट दिए जाएंगे। जहां आपका घर है आपको रहने में दिक्कत होगा नहीं, जहां पर बांध बन रहा है तो बड़ा डैम बनता है, और इतना एरिया में डैम बनता है कि आप सोच नहीं सकते हैं इससे क्या हो सकता है। तो मेरे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां से विस्थापित हो जाएंगे, एक एक गांव का गांव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जनता का बहुत धन लगता है और उससे लाभ कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर डैम आप बना भी देते हैं, पानी को जमा भी करते हैं, तो पनबिजली से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता नहीं है, वन एवं जैव की विविधता भी नष्ट हो जाती है। तो आप कहेंगे मेरे भाई एक से अधिक लगा दीजिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। अगला, कोयला और पेट्रोलियम के दहन की बात कर रहा है, जब कंबशन की बात करेगा मेरे भाई तो एक लाइन में आप समझ लीजिएगा कि अगर कभी भी अगर आपसे कहता है कोयला और पेट्रोलियम का दहन करना है, तो कोयला पेट्रोलियम को जलने के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको दहन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जब भी दहन होगा तो क्या निकलेगा मेरे भाई, तो आपको सीधा समझना है कि दहन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी कि बनेगा, इससे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इससे हम कहेंगे यहां पर हमारा नॉक्स बनेगा। नॉक्स का मतलब होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और सॉक्स बनेगा, सॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर।
सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो मेरे भाई ये सब इसका फॉर्मेशन होता है, और ये सब कैसी गैसें हैं, तो ये विषैली गैस के रूप में होता है। तो आप इसको भी देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नॉक्स कह दिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नॉक्स कह दिए, सल्फर के ऑक्साइड को आप सॉक्स कह दिए, और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को आप सीओ कह दिए। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि 1 जूल का मान कितना होता है। मेरे भाई हम सभी लोग को ध्यान रखना, कैलोरी में पूछा गया है, और हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। आपसे मेरे भाई 1 जूल बराबर पूछ लिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऐसा होता है, तो इसी को उल्टा लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 4.18 जूल बराबर अगर 1 कैलोरी होगा, तो बताइए 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आती है। 1 में 4.18 से आप डिवाइड करके देखिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट डेटा हमारा क्या होगा। 1 में अगर डिवाइड करना है किससे, तो 4.18 से डिवाइड करिए 0.23 यानी कि 0.24 आप इसको लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 0.24 यहां पर कैलोरी हो जाएगा। तो 1 जूल का मतलब हमारा इतना कैलोरी होगा। मेरे पास जैसा पूछा है वैसा आंसर करना है, इन्हें कि हवाबाजी करके कुछ भी आंसर करके निकल लेना, मामला गड़बड़ा जाएगा। रट के जाओगे ऐसे ही गड़बड़ा जाएगा। रिलेशन एक्चुअली में ये होता है, इस रिलेशन को जिंदगी में नहीं भूलना है। मेरे भाई 1 जूल बराबर इतना कैलोरी होगा, तो आप कहिए 1 जूल बराबर कितना कैलोरी आंसर करेंगे, तो आप सीधा कहेंगे सर 1 जूल का मतलब 0.24 कैलोरी। देखो गलती कराने के लिए 42 भी दे रखा है, गलती कराने के लिए ये भी दे रखा है। यही क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक होता है, यही क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जामिनेशन से बाहर कर देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो दिमाग वाले बच्चे होंगे गलती नहीं करेंगे। यही इजी क्वेश्चन है जिसको लोग गलती करते हैं। अगला मेरे भाई क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहां होगी, तो याद रखना कॉर्निया पर होता है, सबसे आगे सबसे पहले उसी पर होता है। तो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर होता है। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं। अगर मेरे भाई स्थिर विद्युत की बात कर रहा है, उसमें आवेश कैसा होगा, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज के कारण क्या होता है आपको ध्यान से समझना। अगर हम यहां पर स्टैटिक चार्ज की अगर बात करते हैं, अगर कभी भी हम स्टैटिक चार्ज की अगर बात करते हैं, यानी कि स्थिर आवेश की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया मेरे भाई स्थिर आवेश। अगर हम स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, स्थिर आवेश की बात करते हैं, तो इस आवेश के कारण क्या पैदा होता है, तो आपको ध्यान रखना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बनता है। इससे क्या बनता है, तो कहेंगे इससे हमारा विद्युतीय क्षेत्र बनता है, इस बात को ध्यान रखना। और विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब है इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टोरेज कहां पर होता है, इसको ये स्टोर कहां होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इसका स्टोरेज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टोरेज होता है वो कैपेसिटर में होता है। इसका स्टोरेज कहां होगा, कहेंगे कैपेसिटर में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जिसको आप हिंदी में धारिता कहते हैं। अगर हम यहीं पर बात करते हैं, ये तो स्टैटिक चार्ज है मेरे भाई, लेकिन अगर हम इसी में चेंज कर देंगे, हम कहेंगे नहीं अब हम मूविंग चार्ज की बात करेंगे, जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो बताइए मूविंग चार्ज के लिए क्या होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर कोई स्टैटिक चार्ज है तो उसके लिए ये होगा, तो मूविंग चार्ज के लिए हम कहेंगे इसके कारण क्या पैदा होगा, इसके कारण आप कहेंगे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यहां पर कैसा क्षेत्र बनेगा, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड का स्टोरेज कहां होगा, ये स्टोर कहां पर होगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये स्टोर होता है कहां पे, तो परिनालिका में स्टोर होगा, या फिर आप सोलेनॉइड आप कह सकते हैं। उसी को आप क्या प्रेरकत्व आप कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। उसको क्या कहें, तो प्रेरकत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। सोलेनॉइड की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर सोलेनॉइड की बात करते हैं, इसमें स्टोर होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ये दोनों के दोनों मेरे पे काम वाला पॉइंट है, ध्यान रखना। स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, यानी कहने का मतलब है अगर कोई स्थिर चार्ज है तो यहां विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, मूविंग चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां स्थिर विद्युत में बोला गया, स्थिर विद्युत में बोला गया है कि आवेश क्या होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। यानी मेरे पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट रुका हुआ है, तो आवेश क्या है, कहेंगे आवेश विराम अवस्था में है, आवेश का फ्लो होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है मेरे भाई, हम आपको बता दिए क्या, ध्यान रखना। हम लोग जानते हैं आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते, आवेश के प्रवाह की दर को मेरे भाई विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर विद्युत धारा कहते हैं। अब क्वेश्चन में एक्चुअली में स्थिर विद्युत का मतलब विद्युत धारा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इसका मतलब है यहां पर विद्युत धारा की बात कर रहा है। अगर मेरे भाई विद्युत धारा ही स्थिर है तो आवेश का प्रवाह जो होगा वो रुक जाएगा,
आवेश में प्रवाह नहीं होगा, तो आप सीधा कहेंगे आवेश हमारा कैसा होगा, कहेंगे विराम की अवस्था में रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए ही करिएगा। आगे चलते हैं आज का मेरे भाई ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये तो कई बार करवा चुके हैं इसलिए आपको बताना चाहिए। करा सीधे चालक के तार में चुंबकीय सिर पर लगने वाले बल की दिशा आपको बतानी है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है चुंबकीय सिर पर लगने वाले बल की दिशा को प्राप्त करनी है। तो बल की दिशा को प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा रूल काम करेगा, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। कौन सा मेरे भाई, तो बाएं हाथ का नियम करेगा। दाएं हाथ का नियम से तो हम लोग गति की दिशा प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के तो आंसर बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर क्या करिएगा, ए करिएगा, दूसरा कुछ नहीं करिएगा। एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है इसलिए कभी गलती नहीं मार दीजिएगा। इसलिए मेरे भाई आप जरूर इस चीज को देखिए जिससे फायदा होगा। सूर्य के प्रकाश से जिससे हमें गर्मी अनुभूति होती है, बताइए वो कौन सी किरण है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना वो रेडिएशन हमारा इंफ्रारेड होता है। इसके बारे में कितनी बार आप पढ़ चुके हैं, इसमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन एक बार आप लोग मेरे भाई एक बात मेरा सुन के जाना जो आपके काम का हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।